बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। कि बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का सारथी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, सारथी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वर्ष 2022 का करंट अफेयर्स, तो इसी श्रेणी में आज शुरुआत करना चाहेंगे दोस्तों सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। साथियों, अगर किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो विश्वास मानिए करंट अफेयर्स की यह क्लास जो है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स की कि क्या क्या घटनाएं जो है वो सितंबर 2022 में घटित हो रही थी। देख लीजिए दोस्तों, पहली ही खबर क्या थी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी के साथ में। कौन सी दोस्तों? सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी सितंबर 2022 के बारे में। पहली बात क्या थी दोस्तों? मानव विकास सूचकांक 2021-22 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो जारी कर दिया गया था। तो दोस्तों पहला ही प्रश्न क्या, मानव विकास सूचकांक को कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया गया था? तो इसको जारी किया गया था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा यह मानव विकास सूचकांक जो है वह जारी कर दिया गया था। किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया था? पहला ही प्रश्न क्या बन गया कि मानव विकास सूचकांक में कौन से देश ने जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड ने जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कक्षा में टॉप किसने किया दोस्तों मानव विकास सूचकांक की? तो स्विट्जरलैंड ने जो है वो टॉप रैंक प्राप्त किया है। इस वर्ष का विषय क्या था मानव विकास सूचकांक का? तो वो था दोस्तों अनिश्चित समय, अव्यवस्थित जिंदगियां, एक बदलती दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना। यह था दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2022 का विषय था। शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर रहा है हमारे पास में दोस्तों नॉर्वे, और तीसरे स्थान पर रहा है आइसलैंड। ये नॉर्वे और आइसलैंड जो है दोस्तों वो कौन सा देश है? स्कैंडिनेवियन देश है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर दोस्तों आइसलैंड रहा है। महत्वपूर्ण बात क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात 5 स्टार डाल दीजिए दोस्तों इस पर कि इसको पूछा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो दोस्तों भारत का स्थान जो है वो 132वां स्थान रहा। कौन सा रहा दोस्तों? भारत ने 132वां स्थान जो है वो प्राप्त किया गया है। कुल 191 सदस्य देश इसमें शामिल थे, उसमें भारत ने 132वां स्थान प्राप्त किया है। और भारत का HDI स्कोर यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर कितना रहा दोस्तों? तो वो रहा है 0.633। कितना रहा दोस्तों भारत का HDI स्कोर? तो 0.633 जो है वो भारत का HDI स्कोर रहा है दोस्तों। स्थान जो है वो किसने प्राप्त किया था साथियों? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया था हमारे पास में नॉर्वे ने। किसने प्राप्त किया था? दूसरा स्थान नॉर्वे ने प्राप्त किया था। इस नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? तो ओस्लो जो है इस नॉर्वे की राजधानी है। इसके अलावा ये नॉर्वे जो है वो एक स्कैंडिनेवियन देश है। कौन सा देश है दोस्तों? स्कैंडिनेवियन देश है यह नॉर्वे, जो कि मानव विकास सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा था? दूसरे स्थान पर रहा था, जो कि एक स्कैंडिनेवियन देश है हमारे पास में यह नॉर्वे। बात कर रहे हैं स्कैंडिनेवियन देशों के बारे में, कौन कौन से देश जो वो स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत आते हैं? तो वो है दोस्तों, एक तो है हमारे पास में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। इसके अलावा दोस्तों आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड। ये सब कौन से देश है दोस्तों? ये सब जो है वह स्कैंडिनेवियन देश है। कौन से हैं दोस्तों? ये सब स्कैंडिनेवियन देश है। नॉर्वे कौन से स्थान पर रहा था दोस्तों मानव विकास सूचकांक में? दूसरे स्थान पर रहा था। और तीसरे स्थान पर कौन सा रहा था दोस्तों? तो आइसलैंड जो है वो इस सूचकांक में तीसरे स्थान पर रहा था। और ये आइसलैंड जो है इसकी राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो रेक्याविक जो है वह इस आइसलैंड की राजधानी है। कौन सी है दोस्तों आइसलैंड की राजधानी? तो रेक्याविक जो है वह आइसलैंड की राजधानी है। और यह आइसलैंड जो है वह भी एक स्कैंडिनेवियन देश है। तो ये हुई दोस्तों चर्चा किसके बारे में? मानव विकास सूचकांक के बारे में 2022 के बारे में। भारत का स्थान कौन सा रहा था इसमें? 132वां स्थान रहा था। आगे की खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर क्या थी? अगली चर्चा क्या थी? तो सितंबर की सबसे बड़ी घटना क्या थी दोस्तों? गांठ बांध दीजिए, प्रश्न छप सकता है यहां से कि सितंबर की सबसे बड़ी घटना क्या थी? कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का क्या हो गया था
दोस्तों निधन हो गया था। तो ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक, लगभग 70 वर्ष तक, कितने वर्षों तक शासन किया था दोस्तों ब्रिटेन की महारानी ने? तो लगभग 70 वर्ष तक। आप अनुमान लगाकर देख लीजिए दोस्तों, किसी व्यक्ति की जितनी उम्र होती है उतनी तो महारानी एलिजाबेथ ने क्या कर दिया था दोस्तों, ब्रिटेन पर शासन कर लिया था। लगभग 70 वर्षों तक शासन करने के बाद में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, कौन सी थी दोस्तों? ये एलिजाबेथ सेकंड थी, उनका निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र पूरी की थी उन्होंने दोस्तों? तो 96 वर्ष की। कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ दोस्तों? 96 वर्ष की उम्र में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जो है वो निधन हो गया। 4 साल और कर लेती तो दोस्तों महारानी एलिजाबेथ जो है वो 100 रन पूरे कर लेती, शतक मार देती, लेकिन शतक मारने से चूक गई दोस्तों। कौन? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। कब शासन शुरू किया था? तो वर्ष 1952 में, 1952 में यह महारानी बनी थी ब्रिटेन की। 1952 में इन्होंने ब्रिटेन का शासन संभाला था। देख लीजिए दोस्तों, 1952 से लेकर 2022 तक ब्रिटेन की महारानी कौन रही थी? तो यह महारानी एलिजाबेथ सेकंड रही थी। आप अनुमान लगाकर देखिए दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी युग को किसने देखा? महारानी एलिजाबेथ सेकंड ने जो है देखा है। एलिजाबेथ अपने निधन के वक्त ब्रिटेन सहित 15 देशों की राष्ट्र अध्यक्ष थी। दोस्तों यह न सिर्फ ब्रिटेन की राष्ट्र अध्यक्ष थी, ब्रिटेन की देश की प्रमुख थी, बल्कि 15, ब्रिटेन के साथ में ही 15 देशों की राष्ट्र अध्यक्ष थी यह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। मतलब सितंबर की सबसे बड़ी घटना क्यों हो जाती है दोस्तों? क्योंकि एक साथ 15 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष का क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया, जो कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी। कौन कौन से है ये देश? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा दोस्तों न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के अलावा एक और जमैका, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड हो गया, इसके अलावा एंटीगुआ और बारबुडा। इन सभी देशों की राष्ट्र अध्यक्ष कौन थी? महारानी एलिजाबेथ सेकंड, जिनका 96 वर्ष की उम्र में क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया था महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? ब्रिटेन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? ब्रिटेन के बारे में। क्यों? ब्रिटेन की महारानी थी यह एलिजाबेथ द्वितीय। राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो लंदन जो है वो ब्रिटेन की राजधानी है। और यह लंदन कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? तो यह लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। किसके किनारे पर स्थित है? थेम्स नदी के किनारे पर यह लंदन जो है वो स्थित है। और यहाँ की पीएम कौन सी थी दोस्तों? लिज ट्रूस। कौन थी दोस्तों? लिज ट्रूस जो थी उन्होंने क्या दे दिया है? अब इस्तीफा दे दिया है। और उनकी जगह पर पीएम कौन बनने वाले हैं दोस्तों? तो ऋषि सुनक। कौन बनने वाले हैं उनकी जगह पर? ऋषि सुनक जो है वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। यह ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री होने वाले हैं ब्रिटेन के। इसके अलावा पहले अश्वेत प्रधानमंत्री कौन होंगे ब्रिटेन के? वो भी ऋषि सुनक होंगे। और पहले अश्वेत प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री कौन होने वाले हैं? तो वह भी ऋषि सुनक जो है वो होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन का संविधान कौन सा संविधान है? तो ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है। कौन सा है दोस्तों? कौन से देश का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। और इसका संचालन कैसे किया जाता है दोस्तों? तो परंपराओं के द्वारा। किसके द्वारा संचालन किया जाता है ब्रिटेन के संविधान का? तो परंपराओं के द्वारा ब्रिटेन के संविधान का जो है दोस्तों संचालन किया जाता है। और हाल ही में भारत जो है ब्रिटेन को छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। दोस्तों ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और ब्रिटेन अब 6ठे नंबर पर चला गया है। जिन अंग्रेजों ने हमें दोस्तों गुलाम बनाकर रखा, जिन अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की, आज हमारा देश भारत जो है उसी ब्रिटेन को पीछे छोड़कर उससे ज्यादा आगे निकल गया है। यह है दोस्तों विकास। कौन है दोस्तों? यह है विकास, जो कि हम लोगों ने कर दिखाया है। और इन गोरे फिरंगियों से हम लोगों ने दोस्तों आगे बढ़कर जो है वो दिखाया है। ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कहां के? ब्रिटेन के। और पहले हिंदू प्रधानमंत्री होने वाले हैं यह ब्रिटेन के ऋषि सुनक। ये हुई साथियों चर्चा किसके बारे में? ब्रिटेन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन को ही क्या कहा जाता है अपने पास में दोस्तों? यूके कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यूके कहा जाता है। यार यूके किसके द्वारा मिलकर बनता है? तो यूके बनता है दोस्तों न्यूज से। कितना बनता है दोस्तों? न्यूज से बनता है। एन का मतलब है दोस्तों नॉर्दर्न आयरलैंड। कौन सा हो गया? नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड के द्वारा बनता है अपने पास में। और ई का मतलब हो गया दोस्तों इंग्लैंड। ई का मतलब हो गया अपने पास में नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड। इसके अलावा दोस्तों कौन सा हो गया? वेल्स। और वेल्स के अलावा
और कौन से आते हैं अपने पास में, स्कॉटलैंड। इन सभी से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, यूके जो है वो बनता है। ये हुई साथियों चर्चा किसके बारे में, ब्रिटेन और यूके के बारे में चर्चा हो गई है साथियों। इसके अलावा दोस्तों अब चलते हैं आगे की खबर पर। अगली खबर क्या थी, सितंबर, अगली महारानी के बारे में देखिए। महारानी ने ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी। कितने दोस्तों, तो 15 पीएम जो होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी दोस्तों, इन महारानी के द्वारा 15 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी इन्होंने। जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उनसे लेकर अभी जो ब्रिटेन की नवीनतम प्रधानमंत्री बनी थी लिज ट्रूस, उनको शपथ दिलाने का काम किसने किया था दोस्तों, यह ब्रिटेन की महारानी ने किया था, जो 70 वर्ष तक शासन करने के बाद में खुदा को प्यारी हो गई और इनका क्या हो गया दोस्तों, इंतकाल हो गया था अपने पास में। वह भारत की कभी महारानी नहीं रही दोस्तों। हमने इनको भारत की कभी महारानी नहीं बनाया था, लेकिन नल्ले ने, पाकिस्तान ने इनको अपनी महारानी बना दिया था। लेकिन 1952 से लेकर 1956 तक, कब तक दोस्तों, 1952 से लेकर 1956 तक यह पाकिस्तान की महारानी रही थी। कहाँ की रही थी दोस्तों, 1952 से लेकर 56 तक यह पाकिस्तान की महारानी रही थी। नल्ले की फकीर की महारानी कौन रही थी दोस्तों, यह रही थी। तो यह हुई साथियों चर्चा किसके बारे में, क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, जिनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला देख लीजिए, किंग चार्ल्स तृतीय। कौन सा दोस्तों, किंग चार्ल्स तृतीय। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद में कौन ब्रिटेन के नए राजा बने हैं, तो किंग चार्ल्स तृतीय जो है वो ब्रिटेन के नए सम्राट जो है वो बने हैं। कितने वर्ष की उम्र में, 73 वर्ष की उम्र में। दोस्तों कितने वर्ष की उम्र में ये सम्राट बने हैं या फिर राजा बने हैं, तो 73 वर्ष की उम्र में। दोस्तों इनका भी एक पैर शमशान में है और एक पैर कहां पर है दोस्तों, राजगद्दी पर है। रिटायरमेंट की उम्र में ब्रिटेन के नए राजा कौन बने हैं दोस्तों, किंग चार्ल्स तृतीय यहाँ के नए राजा बन गए हैं। नए राजा का पहला फैसला यही रहा कि उन्हें चार्ल्स तृतीय कहा जाए। तो दोस्तों इनका पहला फैसला क्या था कि इनका नाम क्या होगा, चार्ल्स तृतीय, किंग चार्ल्स द थर्ड इनको जो है वो कहा जाए। ये उनका पहला फैसला था। चार्ल्स तृतीय की पत्नी कौन है दोस्तों, चार्ल्स तृतीय की पत्नी, तो वो है हमारे पास में कैमिला पार्कर। कौन दोस्तों, कैमिला पार्कर। चार्ल्स तृतीय की पत्नी कैमिला पार्कर को अब क्वीन कंसोर्ट की उपाधि दी गई दोस्तों। तो ब्रिटेन की नई क्वीन या फिर क्वीन कंसोर्ट कौन बनी है दोस्तों, तो वो कैमिला पार्कर बनी है, जो कि किंग चार्ल्स थर्ड की जो है वो क्या है दोस्तों, पत्नी है। ब्रिटेन का राष्ट्रगान अब गॉड सेव द क्वीन से बदलकर गॉड सेव द किंग कर दिया गया। दोस्तों पहले जो ब्रिटेन का राष्ट्रगान था वो था दोस्तों गॉड सेव द क्वीन, लेकिन अब उसको बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों, गॉड सेव द किंग कर दिया गया, क्योंकि किंग चार्ल्स तृतीय जो है वो ब्रिटेन के नए शासक जो है बन चुके हैं, ब्रिटेन के नए राजा दोस्तों बन चुके हैं। क्या कर दिया गया, ब्रिटेन का राष्ट्रगान बदल दिया गया। इसके अलावा ब्रिटेन में जो भी सिक्के थे या फिर जो भी मुद्राएं थी उन पर महारानी की फोटो हटाकर इन किंग चार्ल्स तृतीय की फोटो जो है दोस्तों लगा दी गई। ये हुई साथियों चर्चा किसके बारे में, किंग चार्ल्स तृतीय के बारे में, जो कि कहां के नए राजा बने हैं, तो ब्रिटेन के नए सम्राट जो है वो बन गए हैं। अगला देख लीजिए दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। कौन सा दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जारी करने वाली संस्था कौन सी है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 को, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 जो है दोस्तों जारी कर दिया गया। शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है इस वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में, तो स्विट्जरलैंड ने जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान किसने प्राप्त किया, स्विट्जरलैंड ने। दूसरा स्थान प्राप्त किया दोस्तों नॉर्वे ने, और तीसरा स्थान प्राप्त किया था आइसलैंड ने। और वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है उसमें भी प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड ने। और स्विट्जरलैंड ने लगातार 12वें वर्ष, कौन सा वर्ष दोस्तों, लगातार 12वें वर्ष जो है इस वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया इस वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में, तो अमेरिका ने दोस्तों क्या किया है, इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पूछा जा सकता है वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहला स्थान किसने प्राप्त किया, स्विट्जरलैंड ने प्राप्त किया। दूसरा स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया, तो अमेरिका के द्वारा प्राप्त किया गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि स्विट्जरलैंड और अमेरिका में सर्वाधिक नवाचारों को क्या दिया गया है दोस्तों, बढ़ावा दिया गया। यह हुई साथियों चर्चा किसके बारे में, भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो भारत ने दोस्तों
40वां स्थान जो है प्राप्त किया है। और पिछले वर्ष जो था भारत 46वें स्थान पर था, लेकिन अब 40वें स्थान पर जो है वह आ चुका है। मतलब भारत ने अपनी रैंक में कितने स्थान का सुधार किया है दोस्तों? तो 6 स्थान का सुधार किया है हमारे पास में। किसने? अपने प्यारे भारत ने। बात कर लेते हैं दोस्तों स्विट्जरलैंड के बारे में। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। पहला स्थान किसने प्राप्त किया वैश्विक नवाचार सूचकांक में? तो वह स्विट्जरलैंड ने प्राप्त किया। दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया दोस्तों? तो अमेरिका ने जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? तो कुल अमेरिका में जो है वो 50 राज्य हैं। और यहाँ की राजधानी जो है कौन सी है? तो वॉशिंगटन डीसी। कौन सी दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी जो है वह अमेरिका की राजधानी है। और ये वॉशिंगटन डीसी जो है पोटामेक नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी दोस्तों? पोटामेक नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा अमेरिका का एक और महत्वपूर्ण शहर है, और उस शहर का नाम है दोस्तों कौन सा? न्यूयॉर्क। कौन सा दोस्तों? न्यूयॉर्क। और यह न्यूयॉर्क जो है कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। हडसन नदी के किनारे पर स्थित है न्यूयॉर्क। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो जो बाइडेन जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति है। कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति है, जो कि अमेरिका के इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन बने हैं। वह उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों यहाँ की? तो कमला हैरिस। कौन है दोस्तों? कमला हैरिस जो है, जो कि भारतीय मूल की महिला है, वह अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। और ये कमला हैरिस जो है दोस्तों अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। इसके अलावा दोस्तों कौन सी नदी? रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी दोस्तों? रियो ग्रांडे नदी जो है वह अमेरिका और मेक्सिको के बीच में सीमा बना देती है। किसके बीच में दोस्तों? तो अमेरिका और मेक्सिको की सीमा का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? तो रियो ग्रांडे नदी के द्वारा अमेरिका और मेक्सिको की सीमा का निर्माण जो है वो किया जाता है। इसके अलावा एक नदी और है दोस्तों, और उस नदी का नाम है हमारे पास में सेंट लॉरेंस नदी। दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी जो है वो अमेरिका यानी कि यूएस और कनाडा जो है उसकी सीमा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है अपने पास में? तो सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा यूएस कनाडा की सीमा का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा 49 डिग्री अक्षांश। कौन सा दोस्तों? तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा कौन से देशों की सीमाओं का निर्धारण करती है? तो अमेरिका और कनाडा की सीमाओं का निर्धारण 49 डिग्री अक्षांश रेखा करती है। इसके अलावा सेंट लॉरेंस नदी भी जो है इसकी सीमा का निर्धारण करती है। ये हुई दोस्तों चर्चा किसके बारे में? अमेरिका के बारे में, जिसने वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान प्राप्त किया। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ साथियों अगली शुरुआत करते हैं कि अगली खबर क्या थी सितंबर की? तो उत्तर कोरिया। क्यों खबरों में था दोस्तों उत्तर कोरिया? सटके हुए आदमी का देश उत्तर कोरिया जो है वो क्यों खबरों में था? क्योंकि स्वयं को परमाणु संपन्न हथियार कौन से देश ने घोषित कर दिया? उत्तर कोरिया ने। तो स्वयं को परमाणु संपन्न देश किसने घोषित किया? उत्तर कोरिया ने। तो पूछा जा सकता है हाल ही में कौन से देश ने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है? तो उत्तर कोरिया ने। सटके हुए किम जोंग के देश उत्तर कोरिया ने स्वयं को क्या कर दिया दोस्तों? परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर पहले परमाणु हथियार नहीं था। परमाणु हथियार तो इनके पास में पहले भी थे, लेकिन अभी क्या कर दिया? ऑफिशियली औपचारिक रूप से कौन से देश ने कह दिया कि हमारे पास परमाणु हथियार है? तो उत्तर कोरिया ने यह कह दिया दोस्तों कि हम लोग क्या है? परमाणु रूप से सक्षम है। तो स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है उत्तर कोरिया ने। तानाशाह किम जोंग उन कौन है दोस्तों? यहां पर तानाशाह जो है वो किम जोंग उन ने एक कानून पारित कराकर स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित कर दिया। क्या किया गया दोस्तों? तो किम जोंग जो है उसने जो उत्तर कोरिया की संसद है उसमें एक प्रस्ताव रखा और क्या कर दिया? प्रस्ताव पारित करवाकर उत्तर कोरिया को एक परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है अपने पास में। यह कानून उत्तर कोरिया को उसकी सुरक्षा के लिए खतरा होने पर उसे परमाणु हमला करने की इजाजत देता है। क्या कहता है यह कानून? कि अगर उत्तर कोरिया को यह लगे कि उस पर किसी प्रकार का कोई खतरा है तो उत्तर कोरिया क्या कर सकता है दोस्तों? उस देश पर परमाणु हमला कर सकता है। यह कानून उत्तर कोरिया को दोस्तों किसी देश पर परमाणु हमला करने की इजाजत जो है देता है। कौन सा देश जिसने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया हाल ही में दोस्तों? तो वो कौन सा है? उत्तर कोरिया ने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। बात कर लेते हैं किसके बारे में दोस्तों? उत्तर कोरिया के बारे में। कौन है यहाँ का तानाशाह? तो किम जोंग जो है वो यहाँ का तानाशाह है। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया की सीमा कौन सी बनाती है अपने पास में दोस्तों? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया सीमा का निर्धारण कौन से अक्षांश के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो
38 डिग्री अक्षांश के द्वारा। पूछा जा सकता है किसी परीक्षा में कौन सा अक्षांश रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा का निर्माण करती है, तो 38 डिग्री अक्षांश रेखा। अमेरिका और कनाडा की सीमा कौन सी बनाती है, तो वो 49 डिग्री अक्षांश जो अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाता है, और 38 डिग्री अक्षांश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा का निर्माण जो है वो करता है। उत्तर कोरिया की राजधानी कौन सी है दोस्तों, तो प्योंगयांग। कौन सी है दोस्तों, प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है, और इस दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वो है दोस्तों सियोल। कौन सी है दोस्तों, सियोल जो है वह दक्षिण कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया की होगी दोस्तों प्योंगयांग, और सियोल जो है यहाँ की राजधानी जो है वो दोस्तों हो गई। और परमाणु संपन्न हथियार किसने घोषित किया अपने आप को, तो उत्तर कोरिया ने अपने आप को परमाणु संपन्न हथियार घोषित कर दिया। भारत ने कब किया था अपने पास में दोस्तों, भारत ने परमाणु परीक्षण जो है वो कब किया था, तो दोस्तों भारत ने परमाणु परीक्षण किया था 11 व 13 मई को। कब किया था दोस्तों, 11 और 13 मई 1998 का वो दिन था जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। और कहां पर किया था दोस्तों ये परमाणु परीक्षण, तो पोखरण, राजस्थान का जो जैसलमेर है, जैसलमेर में एक छोटा सा कस्बा पोखरण, यहां पर क्या किया दोस्तों, भारत ने परमाणु परीक्षण जो है वो किया था। ये हुई साथियों चर्चा किसके बारे में, उत्तर कोरिया के बारे में, और कुछ चर्चा हुई दोस्तों दक्षिण कोरिया के बारे में। इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने क्या किया दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दूसरा स्थान किसका था दोस्तों, उत्तर कोरिया का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है दूसरा स्थान था। यह हुई साथियों चर्चा। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर क्या थी, देख लीजिए, शेख हसीना की भारत यात्रा। दोस्तों हसीना कहां पर आ गई थी, भारत आ गई थी हमारे पास में हसीना। मोदी जी ने बुलाया और हसीना भारत में जो है वो आ चुकी थी। तो शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, ओ हसीना जुल्फों वाली जो है वो भारत में आ चुकी थी। कब तक आई थी दोस्तों, तो 5 से 8 सितंबर 2022 को, यानी कि 4 दिन के लिए शेख हसीना भारत की यात्रा पर आई थी। हसीना ने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर अजमेर शरीफ पर जियारत भी की थी। दोस्तों जो ये शेख हसीना आई थी वो दिल्ली में जो शेख निजामुद्दीन है उसकी दरगाह पर गई थी जियारत करने के लिए। इसके अलावा राजस्थान के अजमेर शरीफ में भी यह दोस्तों जियारत करने के लिए गई थी। विशेष क्या रहा दोस्तों इस सूचना का, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी दोस्तों, तो इसमें शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति का शुभारंभ किया। क्या किया गया, तो शेख हसीना ने 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद और गंभीर रूप से घायल भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के 200 परिजनों के लिए, कितने परिजनों के लिए दोस्तों, 200 परिजनों के लिए बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति, कौन सी छात्रवृत्ति दोस्तों, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति का शुभारंभ किया गया। कब से किया दोस्तों, तो 7 सितंबर 2022 को ये बंग बंधु मुजीबुर रहमान शेख जो छात्रवृत्ति है उसका शुभारंभ किया गया। किसके लिए किया गया दोस्तों, जो बांग्लादेश आजाद हुआ था पाकिस्तान से 1971 में, तो उसके लिए क्या चलाया गया था, मुक्ति संग्राम चलाया गया था। और उस मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हमारे भारत के सैनिकों ने। सैकड़ों भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। उन्हीं शहीदों में से जो 200 भारतीय सैनिक है उनके लिए यह छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई है, ताकि इन 200 सैनिकों के परिवार वालों को वित्तीय सहायता दी जा सके और आर्थिक सहायता दी जा सके अपने पास में। दोनों देशों के मध्य कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, तो 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कुशियारा नदी जल बंटवारा, कौन सा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, कुशियारा नदी जल बंटवारे पर भी समझौता किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है हाल ही में भारत ने कौन से देश के साथ में कुशियारा नदी से जल बंटवारे पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं, तो बांग्लादेश के साथ में दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं। 2 चीजों के बारे में हम लोग अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। पहली किसके बारे में दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है वो भारत की यात्रा पर आई थी। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सा नदी दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में स्थित है। कौन से दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है उनके डेल्टा में स्थित है हमारे पास में। यह बांग्लादेश जो है, यहाँ की राजधानी जो है दोस्तों ढाका है, और यहाँ की मुद्रा जो है कौन सी है दोस्तों, यहाँ की मुद्रा जो है वह ढाका यहाँ की दोस्तों राजधानी है, और टका जो है वो यहाँ की मुद्रा है। इसके अलावा कॉक्स बाजार कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो कॉक्स बाजार जो है वह भी दोस्तों हमारे पास में बांग्लादेश में स्थित है। और यह कॉक्स बाजार जो है विश्व का सबसे लंबा प्राकृतिक बीज, कौन सा दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा प्राकृतिक बीज जो है वो कौन सा, यह
कॉक्स बाजार है जो कि बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। और ये कॉक्स बाजार जो है दोस्तों 125 किलोमीटर लंबा है। कितना है दोस्तों? ये बीच 125 किलोमीटर लंबा है, जो कि विश्व का सबसे लंबा प्राकृतिक बीच है। इसके अलावा भारत की कितनी सीमा लगती है दोस्तों बांग्लादेश के साथ में? तो 4096 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ में? तो 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की सीमा लगती है। और भारत की सर्वाधिक सीमा रेखा जो है वो कौन से देश के साथ में बनती है दोस्तों? तो वह बांग्लादेश के साथ में ही बनती है, जो कि 4096 किलोमीटर है। इसके अलावा बात करें मुजीबुर रहमान के बारे में, तो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। इसके अलावा इन्हें राष्ट्रपिता, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। इसके अलावा बांग्लादेश का संस्थापक किसको कहा जाता है? वो भी दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। और इसके अलावा बंग बंधु जो है वो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो वो भी शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से भी जनता संबोधित करती है। ये हुई साथियों शेख हसीना के बारे में चर्चा, जो भारत की यात्रा पर आई थी 5 से 7 सितंबर तक 4 दिवसीय यात्रा पर आई थी। अगला देख लीजिए, भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। कौन सी दोस्तों? 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का यह कौन सा संस्करण था? तो दूसरा संस्करण था। जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो होती है किसी भी देश के साथ में, उसमें भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जाते हैं, और सामने वाले देश के भी दोस्तों विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आते हैं। भारत जापान के अलावा अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी इन 2+2 वार्ताओं का आयोजन करता है। बात करते हैं दोस्तों भारत जापान 2+2 वार्ता के बारे में। कहां पर आयोजित की गई दोस्तों ये भारत जापान 2+2 वार्ता? इस बार तो टोक्यो में आयोजित की गई। बात गांठ बैठा लीजिएगा दोस्तों, अपने दिमाग की खिड़कियां खोल दीजिए कि भारत जापान 2+2 वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? टोक्यो में किया गया। 8 सितंबर 2022 को यह यात्रा आयोजित की गई। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा जापान के रक्षा मंत्री यासु काजू। जापान की तरफ से कौन आया दोस्तों इसमें? तो काजू जो है जापान की तरफ से इसमें आ गया था। और जापान का विदेश मंत्री कौन? योशीमासा। कौन आए थे दोस्तों? काजू भी आए थे और मासा भी इसमें भाग लेने के लिए टोक्यो में थे साथियों। जापान के विदेश मंत्री योशीमासा हयाशी जो है वो इसमें सम्मिलित हुए थे। दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच लड़ाकू अभ्यास आयोजित करने पर सहमति बन गई। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर होगी दोस्तों। यहां पर जो है वो आप फुल जड़ी डाल दीजिएगा कि लड़ाकू अभ्यास भारत किसके साथ में जो है वो करने वाला है दोस्तों? तो भारत जापान के साथ में। कौन से दो देशों की सेनाएं जो है लड़ाकू अभ्यास आयोजित करने वाली है? तो भारत और जापान की वायुसेनाएं जो है दोस्तों लड़ाकू अभ्यास जो है वो आयोजित करने वाली है। प्रथम भारत जापान 2+2 वार्ता कब की गई थी दोस्तों? तो वर्ष 2019 में प्रथम भारत जापान 2+2 वार्ता जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई थी। पिछली बार दोस्तों कहां पर आयोजित की गई थी? दिल्ली में आयोजित की गई थी। और इस बार साथियों कहां पर आयोजित की गई यह 2+2 वार्ता? तो इस बार जो है वो टोक्यो में आयोजित की गई थी। विशेष क्या है कि भारत जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस के साथ में भी 2+2 वार्ता आयोजित करता है। इस 2+2 वार्ता में क्या होता है? भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं, और सामने वाला जो देश होता है उसका भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। ये हुई साथियों चर्चा 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बारे में। बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में? जापान के बारे में। किसका पोस्टमार्टम किया जाएगा दोस्तों? जापान के बारे में जो है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा। राजधानी कौन सी है दोस्तों जापान की? तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। यहां पर 2020 में 2020 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? तो जापान के टोक्यो में किया गया। इसके अलावा दोस्तों 2016 के ओलंपिक कहां पर आयोजित किए गए थे? तो वो रियो में आयोजित किए गए थे। कहां किए गए थे दोस्तों? 2016 में रियो में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। 2020 में जो है वो टोक्यो में जो है वो ओलंपिक का आयोजन जो है वो कर दिया जाएगा। 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया जाएगा दोस्तों? तो पेरिस में। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहां पर होने वाला है? पेरिस में होने वाला है। और 2028 में ओलंपिक कहां पर होंगे दोस्तों? तो लॉस एंजिल्स। कहां पर होंगे 2028 के ओलंपिक? तो लॉस एंजिल्स जो कि अमेरिका का प्रमुख शहर है, वहां पर दोस्तों क्या होने वाले हैं? वहां पर ये 2022 के अलावा ओलंपिक का आयोजन होने वाला है। तो दोस्तों 2028 में ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया जाएगा साथियों? लॉस एंजिल्स में जो है वो ओलंपिक का आयोजन जो है वो किया जाने वाला है 2028 में। ये हुई साथियों किसके बारे में चर्चा? जापान के बारे में चर्चा। कितने द्वीप है दोस्तों जापान में? तो 4 द्वीप है। कौन कौन से है वो 4 द्वीप? तो वो 4 द्वीप है दोस्तों। एक तो है हमारे पास में होकेडो, एक है दोस्तों होशु, और एक द्वीप है दोस्तों क्यूशु। कौन सा दोस्तों? होकेडो, होशु,
क्यूशू, और एक द्वीप है दोस्तों कौन सा, शिकोकू। कितने द्वीपों से मिलकर बना है, जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। होकेडो, होशु, क्यूशू और शिकोकू द्वीपों से बना हुआ है। ये होशु द्वीप जो है दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा द्वीप जो है ये होशु द्वीप है, और क्यूशू द्वीप को जो है जंग द्वीप कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, जंग द्वीप। क्यूशू द्वीप को जंग द्वीप कहा जाता है। इसके अलावा होकेडो और होशु, इन द्वीपों के बीच में जो है वो सुगारू जल संधि है। कौन सी है दोस्तों, सुगारू जल संधि जो है होकेडो और होशु द्वीपों के बीच में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों ओसाका, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्या है, डेट्रॉइट जो है वो किसको कहा जाता है, नागोया को। नागोया नाम का शहर है जापान में, उसे जापान का डेट्रॉइट जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों फ्यूजीशान, जापान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो फ्यूजीशान जो है वो जापान की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा कुरिल द्वीप समूह, कौन से दोस्तों, कुरिल द्वीप समूह को लेकर जापान और रूस के बीच में विवाद बना रहता है। और सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर दोस्तों जापान और चीन के बीच में विवाद बना रहता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि कुरिल द्वीप समूह को लेकर किसमें विवाद है, जापान और रूस में विवाद है। और सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर कौन से देशों के बीच में विवाद है, तो वह जापान और चीन के बीच में विवाद है। ये हुई साथियों चर्चा किसके बारे में, भारत जापान 2+2 वार्ता के बारे में। और अगर आप इसका दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे की खबर देखते हैं। अगली चर्चा क्या थी, तो वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक जो है वो जारी कर दिया गया है। कौन सा दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स जो है वह जारी कर दिया गया। किसके द्वारा जारी किया गया, पहला ही प्रश्न क्या कि 32वां संस्करण जो था जारी कर दिया गया था। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया, तो 32वां संस्करण जो है वो जारी किया गया था। और इसमें विश्व के सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों की सूची जो है वो जारी की गई थी। किसके द्वारा तैयार किया गया इसको, तो इसको चीन विकास संस्थान, कौन सा दोस्तों, एक तो चीन विकास संस्थान और दूसरा लंदन की एक संस्था है उसका नाम है दोस्तों कौन सा, जेड पार्टनर्स। दो संस्थाओं के द्वारा इसको मिलकर तैयार किया गया, एक तो चीन विकास संस्थान और एक हो गया दोस्तों लंदन का जेड पार्टनर्स के द्वारा इसको तैयार किया गया। इसमें क्या बताया गया, विश्व के शीर्ष वित्तीय केंद्रों की सूची जो है वो इसके अंतर्गत जारी की जाती है। तो इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, दिमाग की गहराइयों में डाल दीजिएगा, दिमाग की खोपड़ी में आप लोग छाप लीजिएगा कि विश्व वित्तीय केंद्र सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है दोस्तों न्यूयॉर्क ने पहला स्थान प्राप्त किया है, दूसरा स्थान प्राप्त किया है लंदन ने, और तीसरे स्थान पर रहा है दोस्तों सिंगापुर। नंबर 1 पर न्यूयॉर्क, दूसरे नंबर पर रहा दोस्तों लंदन, और तीसरे स्थान पर रहा है दोस्तों सिंगापुर जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। ये न्यूयॉर्क जो है दोस्तों हडसन नदी के किनारे पर जो है वो स्थित है। इसके अलावा लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है, और सिंगापुर जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसमें प्रथम स्थान जो है वो किसने प्राप्त किया था दोस्तों, तो सिंगापुर जो था उसने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। किसमें दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया था सिंगापुर में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान दोस्तों जापान और सिंगापुर ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया था, और दूसरे स्थान पर थे दोस्तों जर्मनी और दक्षिण कोरिया। इसके अलावा दोस्तों सिंगापुर को मलेशिया से अलग कौन सी जल संधि करती है, तो उस जल संधि का नाम है जौहर बाहरू जल संधि। कौन सी जल संधि दोस्तों, तो मलेशिया से अलग करती है सिंगापुर को, उस जल संधि का नाम है जौहर बाहरू जल संधि जो है वो मलेशिया और सिंगापुर को अलग जो है करती है। ये हुई दोस्तों चर्चा किसके बारे में, सिंगापुर के बारे में। इसके साथ ही साथियों आगे की चर्चा पर चलते हैं। यूरोप के लिए $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा किसके द्वारा की गई है, यूरोप के लिए $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा तो अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने क्या कहा है, दुनिया का पटेल या फिर दुनिया का चौधरी कौन है दोस्तों, ये अमेरिका। इसने क्या कहा, यूरोप को $2 अरब की सैन्य सहायता ये जो है वो पकड़ाने वाला है। कितनी दोस्तों, अमेरिका के द्वारा की गई है अपने पास में। क्यों की गई है, तो अमेरिका, यूक्रेन और उसके जो 18 पड़ोसी देश है, कितना दोस्तों, तो यूक्रेन और उसके जो 18 पड़ोसी देश हैं उनको दीर्घकालिक सैन्य सहायता किस रूप में दी जाएगी दोस्तों, ये सैन्य सहायता जो है वह दीर्घकालिक सैन्य सहायता की मदद के तहत $2 बिलियन देगा, जो भविष्य में रूसी आक्रमण के लिए सबसे संभावित जोखिम क्षेत्र में है। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि यूक्रेन और उसके आसपास के 18 पड़ोसी देश जिन पर भविष्य में रूस आक्रमण कर सकता है, क्योंकि दोस्तों पुतिन का कोई भरोसा नहीं है, पुतिनवा पगला गया है। क्या हो गया दोस्तों, पुतिनवा पगला गया है और वह आक्रमण कर सकता है। उस आक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका ने क्या दी है दोस्तों, यूक्रेन के पड़ोसी देशों को $2 अरब की सैन्य सहायता दी है, और इन $2 अरब से क्या कर सकते हैं आप लोग साथियों, हथियार जो है वो खरीद सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आगे की खबर देख लीजिए। अगली खबर क्या थी,
अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को वित्तीय मदद को मंजूरी देगी। कौन से देश को दी है दोस्तों अमेरिका ने वित्तीय मदद? तो पाकिस्तान को दी है दोस्तों। नल्ला हमेशा भीख मांगने का काम करता है, कटोरास्तान जो है वो इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कटोरा लेकर फिरने में तो ये पाकिस्तान वाले क्या है दोस्तों, चैंपियन है। इस बार ये कटोरा लेकर पहुंचे थे दोस्तों अपने अमेरिका में, और अमेरिका ने वित्तीय मदद जो है वो दे भी दी अपने पास में। तो बाइडेन ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए, पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान जो है वो कौन सा देश देता है? तो अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को देता है। पहले तो ये लोग गए अमेरिका के पास में और रोते थे कि हमारे को लड़ाकू विमान दो। अमेरिका, भारत वाले जब भी आते हैं हमारी कुटाई करके चले जाते हैं, तो अमेरिका ने कहा ठीक है तुम्हें देते हैं। F-16 लड़ाकू विमान किसको दे दिए गए दोस्तों? पाकिस्तान को पकड़ा दिए। किसने? अमेरिका ने। लेकिन बाद में इनसे रख रखाव नहीं हो रहा था दोस्तों, तो पाकिस्तान वापस गया और रोया अमेरिका के पास में कि आपने हमारे को विमान तो दे दिए हैं लेकिन उनका रख रखाव हम लोग नहीं कर पा रहे। तो अमेरिका ने क्या कहा, ठीक है हम देते हैं, थोड़े बहुत पैसे तुम्हारे को देते हैं ताकि इसका रख रखाव कर सको। तो बाइडेन ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के रख रखाव के लिए कितने दिए हैं दोस्तों? तो 45 करोड़ US डॉलर। कितने दोस्तों? 45 करोड़ US डॉलर की मदद दी है ताकि F-16 लड़ाकू विमानों की देख रेख यह कर सके। अमेरिका ने दिए हैं 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान को। यह मदद इसलिए दी जा रही है ताकि पाक आतंकवाद से निपट सके। क्यों दी जा रही है दोस्तों पाकिस्तान को यह मदद? अमेरिका ने यह कहा है कि इससे पाकिस्तान क्या कर सकेगा दोस्तों, आतंकवाद से निपट सकेगा और तहरीक ए तालिबान जो वहां पर है पाकिस्तान में उससे यह निपट पाएगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान आतंकवाद से नहीं निपटना चाहता। ये F-16 लड़ाकू विमानों का प्रयोग किसके खिलाफ करता है दोस्तों? भारत के खिलाफ करता है। इसलिए भारत ने क्या किया दोस्तों, इसका कड़ा विरोध किया कि अमेरिका एक तरफ तो हमें कहता है कि आप लोग हमारे दोस्त हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को सैन्य मदद देता है, F-16 लड़ाकू विमान देता है। इसलिए भारत ने क्या किया दोस्तों, इसका कड़ा विरोध किया है। और पूर्व राष्ट्रपति दोस्तों डोनाल्ड ट्रंपवा जो था, ट्रंपवा ने क्या कर दिया था दोस्तों, ये जो मदद दी जाने वाली थी उसको रोक दिया था। किसने? ट्रंपवा ने। लेकिन ये बाइडनवा जो आया है, नया बाइडन जो आया है, उसने ये मदद जो है वो वापिस जारी कर दिया अमेरिका के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस 2 अरब डॉलर की वित्तीय मदद को निलंबित कर दिया था, लेकिन जो बाइडन ने वापस क्या कर दिया, इसको वापस दे दिया। तो अमेरिका का दोस्त कौन है दोस्तों? भारत। लेकिन लड़ाकू विमान और सैन्य सहायता किसको दे रहा है? पाकिस्तान को। मतलब क्या है दोस्तों, अमेरिका की दुश्मनी तो अच्छी नहीं है, अमेरिका की दुश्मनी अच्छी नहीं है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती उससे भी ज्यादा खराब है। यह हुई साथियों किसके बारे में चर्चा, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को वित्तीय मदद जो है दी गई है उसके बारे में दोस्तों ये जो है वो चर्चा हुई है। और इसके अलावा आप बात कर लेते हैं किसके बारे में दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में। तो पोटवार का पठार जो है वो कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान में पोटवार का पठार जो है वो स्थित है। इसी पोटवार के पठार पर दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जो है वो स्थित है। कौन है पाकिस्तान की राजधानी? इस्लामाबाद जो है इस पोटवार के पठार पर स्थित है। इसके अलावा पाकिस्तान का एक और प्रमुख शहर रावलपिंडी, वो कहां पर स्थित है दोस्तों? तो वो भी पोटवार के पठार पर रावलपिंडी शहर स्थित है। ये इस्लामाबाद पर जिस दिन दोस्तों हमारा कब्जा हो गया उस दिन हमारे योगी जी इसका नाम बदलकर भगवाबाद जरूर, भगवागढ़ जो है वो जरूर कर देंगे। रावलपिंडी कहां पर स्थित है? पोटवार के पठार पर स्थित है अपने पास में। ये रावलपिंडी जो है पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है। क्या है दोस्तों? रावलपिंडी जो है वो पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है। और इसका रावलपिंडी का नाम किसके नाम पर पड़ा दोस्तों? तो बप्पा रावल जो मेवाड़ के राजा थे उनके नाम पर इस रावलपिंडी का नाम जो है वो पड़ गया। क्यों दोस्तों? तो मुस्लिम फौजों को परास्त करते हुए रावलपिंडी तक खदेड़ कर आ गए थे। कौन? हमारे बप्पा रावल। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है हमारे पास में शाहबाज शरीफ। ज्यादा शरीफ तो नहीं है लेकिन फिर भी शाहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में ये प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों, कौन? इमरान खान। कौन दोस्तों? इमरान खान पर वहां का इलेक्शन कमीशन जो है उसने चुनाव लड़ने पर क्या कर दिया है? 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब इमरान खान जो है अगले 5 सालों तक क्या नहीं कर पाएंगे दोस्तों, चुनाव जो है नहीं लड़ पाएंगे। ये हुई दोस्तों किसके बारे में चर्चा? पाकिस्तान के बारे में चर्चा। अगली खबर देख लीजिए क्या थी अगली खबर, लास्ट खबर आज की। अर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य फिर सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। दोस्तों दुनिया क्या कर रही है? बड़े ही तनाव से जूझ रही है। पहले लड़ाई चल रही थी यूक्रेन और रूस में और अब युद्ध शुरू हो गया। किसके बारे में? अर्मेनिया और अजरबैजान में क्या हो गया दोस्तों, युद्ध जो है वो शुरू हो गया वापस से। 12 सितंबर 2022 को सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया। कौन से देशों में दोस्तों? अर्मेनिया और अजरबैजान में यह सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया। ये दोनों
दोनों जो है पूर्व सोवियत संघ के देश है दोस्तों। पहले क्या था, यूएसएसआर था, उसका 1991 में जो है वो विघटन हो गया था, और उस समय पे यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति थे वो थे दोस्तों मिखाइल गार्बाचोव। कौन थे दोस्तों, मिखाइल गार्बाचोव। उन मिखाइल गार्बाचोव का भी क्या हो गया साथियों, अभी हाल ही में निधन हो गया। तो 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, 15 नए देश बने थे। उन्हीं 15 नए देशों में 2 नए देश कौन से थे दोस्तों, एक तो था हमारे पास में अर्मेनिया और दूसरा था अपने पास में अजरबैजान, और इन्हीं दो के बीच में भी क्या हो गया, सशस्त्र संघर्ष जो है वो शुरू हो गया है। संघर्ष का कारण क्या है दोस्तों, तो नगोर्नो काराबाख क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, नगोर्नो काराबाख क्षेत्र है, ये जो है वो संघर्ष का कारण है। दोनों देश इस पर अपना अधिकार बताते हैं। अजरबैजान कहता है कि यह हमारा है और अर्मेनिया कहता है कि यह हमारा है। वही वाली स्थिति है दोस्तों, जैसे कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान दोनों अपना दावा करते हैं, वैसे ही नगोर्नो काराबाख क्षेत्र है उस पर अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों जो है वो अपना अधिकार जो है वो मानते हैं। इसी कारण से दोस्तों क्या हो गया था, यह सशस्त्र संघर्ष जो है वो शुरू हो गया था। बात करते हैं दोस्तों अर्मेनिया के बारे में। तो अर्मेनिया की राजधानी कौन सी है दोस्तों, तो येरेवान। कौन सी है दोस्तों अर्मेनिया की राजधानी, तो येरेवान जो है वो अमेरिका की अर्मेनिया की राजधानी कौन सी है दोस्तों, येरेवान जो है वो अर्मेनिया की राजधानी है। और ये जो अजरबैजान है उसकी राजधानी है दोस्तों कौन सी, बाकू। अजरबैजान की राजधानी कौन सी है दोस्तों, बाकू जो है वह अजरबैजान की राजधानी और प्रसिद्ध पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है यह अजरबैजान। क्यों जाना जाता है अजरबैजान दोस्तों, तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए यह अजरबैजान विश्व विख्यात। यह हुई साथियों चर्चा सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक के बारे में। इसी के साथ दोस्तों विदा लेना चाहूंगा आपसे। अगली क्लास में मुलाकात होगी दोस्तों आपसे कल। और अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सारथी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों यह पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।